क्लास में हम लोगों ने नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ा था। याद होगा तुम लोगों को। W.H. ऑर्डन ने लिखा है इस पोएम को। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑड टू ऑटम, पेज नंबर 142। ठीक है, ऑड टू ऑटम जिसे जॉन किट्स ने लिखा है। आज वही पोएम हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि जॉन किट्स भी एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले ऑड टू ऑटम पोएम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जॉन किट्स के बारे में जान लें। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को पेज नंबर 142 उलट करके देखिएगा। जो उसमें पेज नंबर 142 में ऑड टू ऑटम है बाय जॉन किट्स। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉन किट्स के बारे में हम लोग ले लेते हैं, जो कि लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर पोएम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। जॉन किट्स 1795 1821, one of the greatest of English romantic poets, was born at Moonfields, London. He studied at Clark's School at England, deeply interested in cricket and boxing. He grew into a various reader, especially of Greek mythology. अब देखिए यहाँ पर जॉन किट्स के बारे में कहा गया है कि इनका जन्म 1795 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के मॉन्सफील्ड, जो कि लंदन के का ही एक भाग है। ठीक है, लंदन के ही क्या कहते हैं का एक भाग है, हिस्सा है, जिसे मॉन्सफील्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि लंदन में है। तो हम सबको पता है कि लंदन कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। तो लंदन के ही एक छोटे से कस्बे का नाम है, जिसका नाम है मॉन्सफील्ड। ठीक है, तो मॉन्सफील्ड में इनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जॉन किट्स का जन्म अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इंग्लैंड में 1795 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। और इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही वाज नॉन एज द रोमांटिक पोएट। यानी कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इनको रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। हम सबको पता है कि रोमांटिक पोएम या रोमांटिक पोएट क्या होते हैं। वह पोएम जिसमें प्रेम, प्यार और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, दैट टाइप ऑफ पोएम इज कॉल्ड रोमांटिक पोएम। और जो पोएट इस प्रकार की कविता की रचना करते हैं उन्हें हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। ठीक है, तो जॉन किट्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्रिकेट और बॉक्सिंग के प्रति। मतलब इनके जीवन पर क्रिकेट और बॉक्सिंग का बहुत गहरा छाप पड़ा था। लेकिन जो लिखा होता है वही होता है। उनका इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद भी इनकी जो रुझान है, बेंट जो है, वो लिटरेचर की तरफ आया। और स्पेशली ये ग्रीक मैथोलॉजी, यानी ग्रीक मैथोलॉजी से जो है, मैथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक गाथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि। तो पौराणिक गाथाएं वो लोगों के द्वारा सुनी हुई कही गई चीज़ों को ही हम मिथ कहते हैं। तो ये डीपली इंस्पायर्ड थे ग्रीक मैथोलॉजी से, ग्रीस के मिथ से। ठीक है, तो फिर भी इन्होंने इनकी जो भी रचनाएं हुई, रहने वाले इंग्लैंड के थे, लेकिन ये इंस्पायर्ड हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। ही इन्फ्लुएंस्ड विद द मैथोलॉजी ऑफ ग्रीक, दैट मीन्स ग्रीक मैथोलॉजी। तो इनकी कविताओं में जो है ग्रीक मैथोलॉजी का स्पष्ट छाप परिलक्षित होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑड टू ऑटम। ऑड का मतलब होता है समूह गान या समूह गीत।
कोई भी गीत या संगीत जो लोगों के द्वारा समूह में गाया जाता है, दैट टाइप ऑफ सॉन्ग इज कॉल्ड ऑड। तो ऑड टू ऑटम, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ पतझड़ के गीत। ऑटम मीन्स होता है पतझड़। तो इस कविता में कवि ने ऑटम सीजन की खूबसूरती का, सुंदरता का वर्णन किया है। जबकि हम सबको पता है कि ऑटम सीजन जो है, जिसे हम पतझड़ ऋतु कहते हैं, यह दुख, गम और जुदाई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस पतझड़ ऋतु में, सूखे ऋतु में भी एक अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया है इस कविता में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑड टू ऑटम। देखते हैं कि ऑटम के माध्यम से, पतझड़ ऋतु के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं हम पाठकों को, उसे देखना है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। क्या है ऑड टू ऑटम? पतझड़ के गीत, पतझड़ के गीत। ठीक है, अब आइए पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ। सीजन ऑफ मिस्ट एंड mellow fruitfulness, close bosom, friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eaves run। पतझड़ ऋतु का आगमन हो चुका है। पतझड़ ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु रहता है, जिसे समर सीजन हम कहते हैं। तो पतझड़ ऋतु में क्या होता है कि जब पतझड़ ऋतु अपने चरम पर होती है, तो उस वक्त संपूर्ण प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल पत्ते विहीन हो जाते हैं। इनके पत्ते जो है तेजी से गिरने लगते हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल बेर दिखाई पड़ने लगते हैं, ठूंठ दिखाई पड़ने लगते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का श्रृंगार वस्त्र होता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ों और पौधे के श्रृंगार पत्ते उनके होते हैं, और उन्हीं पत्तों से ये अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि पेड़ों में एक पेड़ जो है बहुतों के लिए अनेक रूप से सहायक सिद्ध होता है। पेड़ों पर पक्षी अपना आशियाना बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, पतझड़ ऋतु का आगमन हो चुका है। संपूर्ण प्रकृति में जो फलों वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, वो फलों से लदे हुए हैं। कभी कहते हैं कि ये पौधे और ये पेड़ जो फलों से लद चुके हैं, किस प्रकार उनके वजन को, लोड को ये सहते होंगे पेड़। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। लोड मतलब वजन, भार। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच्ड इव्स रन। चारों ओर प्रकृति में जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहाँ प्रकृति की सुंदरता जो है अनुपम और मनोरम दिखाई पड़ती है। अंगूर के जो पौधे हैं, अंगूर से मीठे मीठे रसीले अंगूरों से भरे हुए हैं। तो कहीं सेब के पेड़ हैं, कहीं नाशपाती के, यानी तमाम तरह के जो फल वाले पौधे या पेड़ होते हैं वो फलों से लदे हुए हैं। प्रकृति की सुंदरता इस वक्त इतनी मनोरम है, मनोहारी है कि इसका वर्णन, कभी कहते हैं कि इट कैन नॉट बी नरेटेड इन वर्ड्स। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी पतझड़ ऋतु का आगमन ही हुआ है। इसके पहले ग्रीष्म ऋतु थी, तो ग्रीष्म ऋतु में तो भी संपूर्ण प्रकृति में हरियाली ही रहती है। तो पतझड़ जो है वह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पतझड़ ऋतु जब अपने क्लाइमेक्स पर, अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो उस वक्त ये जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान, ये तमाम जो है बिल्कुल खाली दिखाई पड़ते हैं। खेत खलियान में से फसल कट जाते हैं, पेड़ों में फल नहीं रहते, फूलों की खुशबू प्रकृति में नहीं फैलती, बाग बगीचे में नहीं फैलती है।
और संपूर्ण पेड़ पौधे जो हैं वो बिना पत्ते के पत्ते विहीन दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे कोई ठूंठ पेड़ हो, किसी ने पेड़ के पत्तों को जो है बिल्कुल बेरहमी से निर्दयतापूर्वक जो है खत्म कर दिया हो। तो पतझड़ ऋतु जो है इस मौसम में ये 2-3 महीने की इसकी अवधि होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस मौसम में क्या होते हैं, पेड़ों के पत्ते जो हैं तेज़ी से गिरने लगते हैं और संपूर्ण प्रकृति में जो है जो हरियाली कुछ समय पहले थी पतझड़ ऋतु के आगमन के समय वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है और चारों तरफ सूखा ही सूखा नज़र आता है। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, आगे देखिए। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। सेब के पेड़ों में जो सेब लगे हुए हैं वो बिल्कुल पकने को तैयार है, रसीले मीठे सेब बिल्कुल पकने को तैयार है। और क्या, दस टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हैजल सेल्स विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। और इधर जो छोटे छोटे पौधे जिसमें नट यानी काजू, अखरोट, इस तरह के जो और छोटे छोटे पौधे और पेड़ होते हैं, मूंगफलियां इत्यादि, इन सब में जो है वो काफ़ी फल जो है वो पकने को तैयार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही जो है अगर यदि इन्हें नहीं काटा जाए तो ये छोटे छोटे पौधों में जो नट्स आए हुए हैं वो खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त संपूर्ण प्रकृति का जो दृश्य है वो बड़ा ही मनोरम और मनोहारी है। फल पकने को तैयार हैं, छोटे छोटे नट्स जो होते हैं जिन्हें हम काजू कहते हैं, अखरोट कहते हैं, या और मूंगफलियां इत्यादि जो होते हैं नट्स, ये भी बिल्कुल अपने पकने को तैयार हैं। अब इन्हें तोड़ने की आवश्यकता है, इनको उनसे अलग करने की आवश्यकता है। अब आगे आइए। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy sails। अब देखिए इस मौसम में जो आगमन हुआ है पतझड़ ऋतु का, उससे पहले तो ग्रीष्म ऋतु था, तो उस ग्रीष्म ऋतु का तो प्रभाव तो अचानक तो खत्म हो नहीं जाएगा। इसलिए अभी क्या है कि मधुमक्खियों ने जो पेड़ों में अपने छत्ते लगाए हैं और उससे मीठे मीठे शहद जो है वो क्या कहते हैं, उनके छत्ते स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और मीठे मीठे शहद जो है वो टपक रहे हैं छत्तों से। चारों तरफ वातावरण में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैल रही है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने संपूर्ण मानव श्रृंगार कर लिया। तो यह दृश्य है उस समय का। अब आगे आइए नेक्स्ट स्टैंजा में। Who hath not seen thee oft amid thy store, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind। अब देखिए यहाँ पर अब खेतों की चर्चा हो रही है। खेतों में फसल बिल्कुल पकने को तैयार पक गए हैं। किसान खेतों में फसलों को काट करके अपने घर में ले जा करके उसका भंडारण कर रहे हैं। ग्रैनरी का मतलब क्या होता है, अनाज का भंडार। और इस वक्त जो हवा की तेज प्रवाह है वो खेतों में जो मकई की बालियां हैं जो पक गए हैं वो हवा की तेज प्रभाव में उड़ते हुए सुनहरे बाल जो है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जब हवा की तेज़ गति होती है, तेज़ प्रवाह चलती है और सूर्य की जब किरणें उन पके हुए मकई के भुट्टे के बालों पर पड़ती है तो एक सुनहरी आभा जो है चमक दिखाई पड़ती है वहाँ पर मकई के भुट्टे के बालों पर। तो यह जो दृश्य है, जब हरे होते हैं मकई भुट्टे तो उनमें जो बाल उगते हैं उनका कलर जो है ब्राउन होता है, लेकिन समय के साथ साथ जब ये पकने लगते हैं तो उनका रंग जो है, कलर वो सुनहरा होने लगता है। तो यह खेतों में फसल काट करके किसान अपने घर में ले जा करके भंडारण कर रहे हैं, उसका अनाज को भंडार कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, ताकि वो अनाज जो है उनके आने वाले समय में काम आए। फिर यहाँ पर आगे आइए।
क्या कहते हैं, और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड asleep drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep. अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से ज्यों ज्यों पतझड़ ऋतु अपने समाप्त पर पहुंचने लगती है तो खेतों में फसल पक जाते हैं, पेड़ों में फल बिल्कुल पकने को तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधों में जो नट्स आते हैं वो भी पकने को तैयार होते हैं, और जो फूल कुछ समय पहले संपूर्ण प्रकृति में अपनी मधुर सुगंध, मधुमय सुगंध फैला रहे होते हैं, वो अब धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। यानी फूलों को जब आप देखोगे तो लगेगा कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि समय का प्रभाव सबों पर पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, या पेड़ पौधे हो, या फूल। तो जो फूल कुछ समय पहले अपनी भीनी भीनी खुशबू संपूर्ण प्रकृति में फैला रहे थे, अब वो फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, उनकी जो सुंदरता है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है, लेसन दिया है। वो क्या कि मनुष्य का भी जीवन जो है ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट होता है, संक्षिप्त होता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जिंदा रहता है, वह अपने कार्यों को करते रहता है, अपने कार्यों में लिप्त रहता है। वह भूल जाता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ठीक उसी प्रकार से जब तक फूल खिलते रहते हैं, वो अपनी खुशबू, अपनी सुगंध पूरे वातावरण में फैलाते रहते हैं। लोग ही नहीं, प्राणी भी, पशु पक्षी भी फूलों की इस भीनी खुशबू का आनंद लेते हैं। संपूर्ण प्रकृति इनकी खुशबू से सराबोर हो जाती है। तो ये फूल जो है समय पर आने पर धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जब पैदा होता है, बाल रूप में होता है, फिर किशोरावस्था में पहुंचता है, और फिर ज्यों-ज्यों समय बीतता चला जाता है तो वह वृद्धावस्था में पहुंचता है। और वृद्धावस्था में उसके शरीर की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, जवानी है, यूथ है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने एक मैसेज दिया है इन फूलों के माध्यम से कि यह जो हमारा शरीर है वह क्षण भंगुर है। हमारी जवानी हमेशा टिकी नहीं रह सकती। हमारी सुंदरता, हमारी जो स्मार्टनेस है, हमारी जो ब्यूटीफुलनेस है, वो हमेशा एक समान नहीं रह सकती। समय के साथ साथ ये भी नष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि अर्थ का जो ड्यूरेनल पावर है, पीरियड है, ड्यूरेनल पीरियड मतलब पृथ्वी के जो नियम और कानून हैं उससे कोई भी बच नहीं सकता। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी नहीं, प्राणी भी नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने यहाँ पर दिया है कवि ने फूलों के माध्यम से कि हमें अपने यूथ पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी हमें इतराना नहीं चाहिए कि हम बहुत बलशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हम दूसरों को डरा करके, धमका करके कुछ भी करा सकते हैं। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि आज अगर हम बलवान हैं, दूसरों को हम अपने शारीरिक ताकत के द्वारा परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और अगला आगे वाला जो है वो हमारी ताकत के सामने कुछ भी बोल नहीं सकता, दबा रहता है, तो ये कुछ समय के बाद हमारी जो ये शारीरिक ताकत है यह धीरे धीरे समय के साथ साथ नष्ट होने लगती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ पर ये सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि संसार में एक से एक बड़े आए और चले गए, इसलिए बड़ा कोई नहीं होता। मनुष्य की पहचान उसकी जो बड़प्पन है उसके विचारों से, व्यवहार से और ज्ञान से होता है, कर्म से होता है। तो अब आगे आते हैं।
Steady thy laden head across a brook, or by a cedar press with patient look. Thou watchest the last oozings hours by hours. अब देखिए, समय का जो चक्र है वह अपने अक्ष पर जो है घूमता ही रहता है, यानी कि समय का जो व्हील है, पहिया जो है वह घूमता रहता है। समय सबको प्रभावित करता है। तो इस पंक्ति में कवि ने ये कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति, अपने संकल्प के प्रति बिल्कुल ही अडिग रहना चाहिए और निरंतर चलते रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी की छोटी धारा, ब्रुक मीन्स क्या होता है? नदी की पतली छोटी धारा। जिस प्रकार से पहाड़ पर्वत से जो है पानी की धार झरने के रूप में जमीन पर आती है और जिस वेग से वह आती है धरती पर, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है और फिर वह गड्ढा पानी से भर जाता है और पानी से भरने के लबालब पानी से भर जाता है। फिर पानी से भरने के बाद वो पानी जो है, नदी का जो पानी है, वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। तो नदी की धारा जो है जीवन का बिल्कुल शाश्वत सत्य माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से नदी की धारा अविचल रूप में बहती रहती है, रास्ते में लाख रुकावट आते हैं, फिर भी नदी की धारा वो बदलती नहीं है। थोड़ी सी परिवर्तन हुई फिर उसी सीध में बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब, नदियां जब बहती हैं तो रास्ते में अनेक बड़े बड़े पत्थर इत्यादि आते हैं, फिर भी नदी बहना अपना रोकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो आगे बढ़ती चली जाती है अविरल और अविचल रूप से। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, हमें जीवन में चलते रहना चाहिए, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए जब तक कि श्वास है। परेशानियों को, मुसीबतों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। नदियां जब बढ़ती है आगे तो बड़े बड़े चट्टान, रेत जिसे बालू कहते हैं, वो इत्यादि रुकावट के रूप में आते हैं, फिर भी नदियां जो हैं उन रास्तों को भेदते हुए आगे बढ़ती है। ठीक हमें भी अपने जीवन में उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, विपत्ति आ जाए, मिसफॉर्चून्स आ जाएं, डिस्ट्रेस आ जाएं, फिर भी हमें अपने रास्ते पर बढ़ना चाहिए, यानी जीवन के राह पर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुसीबतों, दुखों को देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लूज अवर पेशेंस। ठीक है, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, बल्कि वी हैव टू फेस दीज डिफिकल्टीज, दीज मिसफॉर्चून्स बोल्डली। हम मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना निडरतापूर्वक बिना डरे हुए करते चले जाएं और दुख अपने आप स्वतः जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यह जीवन की जो गति है हमारी मनुष्यों की, वह नदी के समान है। जीवन का नाम ही है बहते रहना, चलते रहना। जिस तरह से नदियां बहती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन भी जो हमारा है वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। यही जो है संदेश इन पंक्तियों में कवि ने दिया है। अब आगे आइए। Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them. Thou hast thy music too. While bared clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Hue मतलब होता है रंग, कलर। अब देखिए, जिस प्रकार से आसमान में आपने देखा होगा, बादल जो है बिल्कुल तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। कभी आपने बादल का रंग ब्लैक देखा होगा, कभी वाइट देखा होगा। तो ये बादल जो है निरंतर तैरते रहते हैं आसमान में। अनेक प्रकार के रंग हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे जीवन के भी अनेक रंग हैं। आवश्यकता है कि हमें सही रंगों का पहचान करके उन्हें अपनाना, अपने जीवन में रंग भरना। कहने का मतलब
निराशा, दुख, तकलीफ, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी खुशियों को खत्म करते हैं। तो हमें अपने जीवन में जो है हमेशा रंग भरते रहना चाहिए, यानी खुशियाँ और आनंद से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जिस तरह से आसमान में इंद्रधनुष उगते हैं, उसमें 7 रंगों को हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वह विविध रंगों का है। यानी आनंद और खुशियों के अनेक अवसर हैं। ज़रूरत है हम खुशियों के अवसर को तलाश करें, आनंद के क्षण को तलाश करें, दुख में रहते हुए भी उन्हें आनंद से जीने का कोशिश करें जीवन को। यही है। अब आइए फिर क्या कहते हैं, देन इन अ वेटफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉट among the river shallows bought a lot, or sinking as the light wind lives or dies। अब यहाँ पर पतझड़ ऋतु, तो जैसा कि मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पतझड़ ऋतु को दुख और गम का प्रतीक माना जाता है, जुदाई का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से पतझड़ ऋतु के जब पतझड़ ऋतु चरम पर पहुंचती है तो पेड़ों से पत्ते तेजी से गिरने लगते हैं। उस वक्त पेड़ों में भी एक संवेदना पैदा होती है, उन्हें काफ़ी दुख और तकलीफ होती है, क्योंकि जिन पत्तों के साथ वो शुरू से पेड़ों में पत्ते कोपल के रूप में निकलते हैं, फिर बड़े होते हैं और वो उन पत्तों से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ और पत्ते का एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो जब पत्ते तेजी से गिरने लगते हैं तो पेड़ों को काफ़ी दुख और संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का जब अपना कोई खो जाता है, अपना हमसे बिछुड़ जाता है, तो उस वक्त जो हमें तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस होती है, वह अवर्णनीय है। यानी इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। शब्दों में इसका बयान या वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो दुख तकलीफ हमारे अपनों के बिछुड़ने से होती है, ठीक वैसे ही दुख और तकलीफ पेड़ों को भी होती है पत्तों के गिरने से। और जब वो पत्ते जमीन पर, धरती पर, धरा पर गिरते हैं तो कुछ समय के बाद पीले पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे मिट्टी के संपर्क में आने पर उन पत्तों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का भी जो जीवन है उन्हीं पत्तों के समान है। हम जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। हम सही तरीके से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। और धीरे धीरे जब हम मृत्यु की ओर अग्रसित होते हैं, बढ़ते हैं, और एट द लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ वी प्रोसीड टुवर्ड द माउथ ऑफ डेथ। और अंत में जब अंत समय आता है तो हम मौत के मुंह में समा जाते हैं। और हमारे शरीर को जब जलाया जाता है तो फिर उसे उसी पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। फिर वो बॉडी हमारा जला हुआ जो है धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है। मिट्टी के संपर्क में आने पर उसका संपर्क, अस्तित्व खत्म होता है। ठीक उसी प्रकार से अन्य धर्मों में, समुदायों में जो परंपरा है, डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है और कुछ समय पश्चात वो शरीर जो है, वो डेड बॉडी जो जमीन के अंदर है, दफनाया हुआ है, बरी किया हुआ है, वो शरीर धीरे धीरे सड़ने और गलने लगता है और कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न होने लगते हैं और वही कीड़े मकोड़े उस डेड बॉडी को खाते हैं। इस तरह से मनुष्य के शरीर का अस्तित्व समाप्त होता है। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ों को हम जानते हैं तो फिर हम किस चीज़ का अभिमान करें, किस चीज़ का घमंड करें कि हम इतने बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, धनवान हैं। तो यहाँ पर कोई मायने नहीं रह जाता है। इसलिए दुख और तकलीफ, ये जुदाई हमारे जीवन के अंग हैं। हमें इन सब को झेलते हुए, सहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने कर्म के राह पर आगे बढ़ते रहना है। फिर क्या कहते हैं ये, जब पतझड़ ऋतु समाप्त हो जाती है तो क्या कहते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वसंत के गीत कहाँ हैं। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा पर हरियाली
और खुशियाँ ही खुशियाँ व्याप्त हो जाती हैं। आम के पेड़ों पर कोयल अपना मधुर गीत गाने लगती हैं, तो झिंगुर जो है क्रिकेट, हेज क्रिकेट, वो झाड़ियों में अपने किर किर की आवाज़ से पूरे वातावरण को रसमय बना देते हैं। तो इस तरह से वसंत को सुख का प्रतीक माना जाता है और पतझड़ को दुख, गम, जुदाई का प्रतीक माना जाता है। तो अब आइए, तो इससे हमने क्या देखा कि हम सुख भी झेलते हैं, सुख को भी प्राप्त करते हैं और दुख को भी प्राप्त करते हैं। मनुष्य का क्या स्वभाव है कि जब सुख के क्षण रहते हैं तो वह हर चीज को भूल जाता है, अपना पराया धर्म इत्यादि को, अपना कर्तव्य इत्यादि को भूल जाता है। और जब दुख की घड़ी आती है मनुष्य के जीवन में तो वह ईश्वर को याद करने लगता है, अपने पराये को ढूंढने लगता है कि कोई इस मुसीबत की घड़ी में हमारी कोई मदद कर दे। तो ये जो है बहुत बड़ी क्या कहते हैं मिस्ट्री है मनुष्य के जीवन की। इसलिए कहा गया है कि दुख हो या सुख, दोनों को समान रूप से हमें सहने की आदत डालनी चाहिए। आगे, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, hedge cricket sing, and now with treble soft, the red breast whistles from a garden crop, and gathering swallows twitter in the skies. अब देखिए, वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो गोरैया जो है वो चहचहाने लगते हैं। हेज क्रिकेट जो झाड़ियों में छिपे रहते हैं झिंगुर, वो किरकिर की आवाज़ निकालने लगते हैं। यानी चारों तरफ वातावरण में, प्रकृति में जो है आनंद का आनंद, चारों तरफ प्रकृति जो है वो आनंद से सराबोर हो जाती है। पशु पक्षी खुश होते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, झिंगुर किरकिर की आवाज़ निकाल करके अपने मधुर गीत को वातावरण में फैलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेड ब्रेस्ट यानी रॉबिन नाम की एक चिड़िया होती है, पक्षी, वह भी सीटी की आवाज़ निकालते हैं, वह भी अपनी मधुर आवाज़ जो है सीटी की तरह निकालने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो है क्या कहते हैं ये गोरैया और गाने वाली जो चिड़ियाँ हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुलबुल कहते हैं, कोयल कहते हैं, इत्यादि जो ये चिड़िया पक्षी हैं गाने वाले, तो ये सब भी जो अपने मधुर गीत में गाने लगते हैं और पूरा प्रकृति मानो इनके मधुर गीत से वातावरण सराबोर हो जाता है। तो लिनेट विंग्स को हम कहते हैं हिंदी में गाने वाली चिड़िया, गाने वाले पक्षी। तो ठीक है, अब आइए, तो क्या कहते हैं, एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काई, और गोरैया जो है और उस तरह के जो और तमाम पक्षी हैं वो आसमान में चहचहाने लगते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि पतझड़ ऋतु में पेड़ पौधे सूख कर ठूठ बन जाते हैं पत्ते के अभाव में, पेड़ों से फल गायब हो जाते हैं, फूल मुरझाने लगते हैं, हरियाली जो प्रकृति की हुआ नष्ट हो जाती है, चारों तरफ सूखा ही सूखा, एक उमस ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है। तो इस तरह से पतझड़ ऋतु को दुख, गम और जुदाई का प्रतीक माना गया है, चाहे वह मनुष्य के लिए हो, पशु पक्षियों के लिए हो, पेड़ पौधों के लिए हो। लेकिन जब वसंत का आगमन होता है तो वसंत ऋतु को हम सुख का प्रतीक मानते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, इस पोएम के माध्यम से कवि ने एक संदेश दिया है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मतलब यदि अभी दुख है तो आगे सुख होगा ही होगा। यही है इस पूरे कविता का सार। इट इज द समरी ऑफ this poem, central idea of this poem. Okay, now I think as far as I think all of you will have understood this central ideas of this poem, which has delineated by John Keats. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पोएम को पढ़ लिया, समझ लिया
अब समझ में आ ही गया कि क्या है ये ऑटम और स्प्रिंग दोनों, समर। इस पोएम में पोएट ने 3 सीजन का डिस्क्रिप्शन किया है, समर का भी, ऑटम का भी और स्प्रिंग का। तीनों सीजन में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या डिस्टिंग्विश है, वो उनका वर्णन किया है, डिफरेंसेस हैं वो उनका वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, पोएम को पढ़ लिया। और जैसा कि पहले भी मैंने बतलाया था कि यह पोएम बहुत ही खूबसूरत है और रोमांटिक पोएम है। अब आगे वाले पेज में जो ग्लोजी वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसके हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। तुम लोग अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है, और टू ऑटम लिख करके बाय जॉन किट्स लिख देना है कॉपी में। उसके बाद ये सारे वर्ड्स पहले लिखेंगे और उसकी हिंदी भी लिखी हुई है, ये सबको लिख करके इसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, इसके अलावे भी कोई परेशानी हो तो वो बोलना है। और मुझे लगता है क्या कि तुम लोगों को ये पोएम समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फिर एक बार पूछना है, कॉल करके बोलना है। अंडरस्टैंड? तो ये डिफिकल्ट जितने सारे ग्लोजी वर्ड्स हैं इस पोएम के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तुम लोगों को करना क्या है, इस सारे वर्ड्स को लिखना है और उसकी हिंदी भी लिखनी है और सबको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चीज़ पोएम पढ़ाई अगर होगी तो पोएम मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज अगर प्रोज पढ़ाना होगा तो वो मैं बतला दूंगा, फिर प्रोज भी हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी करा दिए जाएंगे, और फिर जो भी बाकी बचेगा। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर कल वॉइस पढ़ाई होगी, क्योंकि कल शनिवार है, तो वॉइस पढ़ाई होगी तो फिर उसे भी भेज दिया जाएगा वीडियो बना करके। ओके।